विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री का द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर। बच्चों, जैसा कि द्रव अवस्था नाम है इसके बारे में अपन पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। गैस व ठोसों के बीच की अवस्था को द्रव अवस्था कहा जा सकता है। गैसों में पदार्थों के अणु एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर अव्यवस्थित तथा परस्पर नगण्य आकर्षण बल रखने वाले होते हैं। दूसरी जो चरम अवस्था है, एक्सट्रीम स्टेट है, वो ठोसों में है, जहाँ अणु एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, पूर्ण रूप से व्यवस्थित एवं परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं। द्रव इन दोनों के बीच की ऐसी अवस्था है जिसमें न तो अणुओं के मध्य इतना स्थान होता है कि गैसों की भांति स्वतंत्र विचरण कर सके, और न ही ठोस की भांति इतने अधिक व्यवस्थित होते हैं कि उनका आकार निश्चित हो सके। जैसा डायग्राम में आपको दिखाया है, ए में मैंने आपको गैसीय अवस्था दिखाई है, अणु काफ़ी दूर दूर हैं, बी में द्रव अवस्था है और सी में ठोस अवस्था है। तो जो द्रव अवस्था है बेटा, वो आपको डायग्राम से दिख रही है कि गैस और ठोस के बीच की अवस्था है। द्रव, ठोस व गैस दोनों के साथ साम्य में रहता है। द्रव के हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट अथवा ठोस के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव व ठोस साम्य अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार द्रव के वाष्पन वेपोराइजेशन अथवा क्वथन बॉइलिंग के समय द्रव तथा गैस दोनों साम्य अवस्था में होते हैं। अतः द्रवों को हम संघनित गैस अथवा पिघले हुए ठोस मान सकते हैं, लेकिन गुणों में द्रव गैसों की अपेक्षा ठोस के अधिक नज़दीक होते हैं। जैसा कि अपन कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला है उसमें डेंसिटी, घनत्व। द्रव तथा ठोस के घनत्व में इतना अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन गैस के घनत्व और ठोस की तुलना में बहुत कम होते हैं। उदाहरणतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व 1 व बर्फ का घनत्व 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व है वो 0.89 व भाप का 0.0008 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि द्रवों व ठोसों के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिससे ये नज़दीक पैकिंग, क्लोज पैकिंग अवस्था में रहते हैं, जबकि गैसों में बहुत दुर्बल वान डेर वाल्स फोर्स होता है, जिससे ये बहुत दूर दूर खुली अवस्था में विचरण करते रहते हैं। दूसरा गुण है बच्चों विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। द्रवों की विशिष्ट ऊष्माओं के मान भी ठोसों से मिलते जुलते होते हैं, जबकि गैसों में बहुत भिन्न होते हैं। फिर है गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मान वाष्पन की ऊष्मा की तुलना में बहुत कम होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल लें बेटा, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करने के लिए 335 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में परिवर्तित करने के लिए 2260 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है बच्चों आकार व आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। द्रवों में अणुओं के मध्य का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, अतः ठोस की भांति इसका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन गैसों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल आकर्षण बल के कारण इनका आयतन निश्चित होता है द्रवों का। फिर है बच्चों संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। अणुओं के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक होता है। द्रवों में चूंकि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम है, ठोसों में यह नगण्य है, अतः द्रव व ठोसों में संपीड्यता नगण्य होती है। इनके आयतन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। पदार्थों की संपीड्यता को उसके संपीड्यता गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे कप्पा से अपन डिनोट करते हैं। संपीड्यता गुणांक कप्पा
कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट किसी निश्चित ताप पर दाब से हुई इकाई वृद्धि के साथ पदार्थ के आयतन में हुई वृद्धि को दर्शाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, तापीय प्रसार एवं संकुचन, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करके पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जिससे अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। फलतः पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है। ताप के प्रभाव से आयतन में हुई इस वृद्धि को तापीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके विपरीत यदि पदार्थ के ताप में कमी की जाए तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा, जिससे उनके मध्य की दूरी कम होने लगेगी, उसका आयतन कम हो जाएगा, अर्थात पदार्थ का संकुचन हो जाएगा। किसी पदार्थ के तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अल्फा द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। अल्फा का मान सामान्यतः धनात्मक ही होता है, लेकिन कुछ गैसों और द्रवों के लिए ताप की थोड़ी सी परास में यह मान ऋणात्मक भी होता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से n डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप के मध्य जल के तापीय प्रसार को गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। इसका कारण है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं, अतः इन्हें ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और जल के एक अणु दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिसका इसका आयतन घट जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि जल को और ऊष्मा दी जाए तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ ही उसका आयतन बढ़ने लगता है और धनात्मक तापीय प्रसार होता है। यही कारण है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व उच्चतम होता है और बाकी धीरे धीरे कम होता जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों विसरण, डिफ्यूजन। द्रवों व ठोसों में अंतराण्विक बल प्रबल होता है और अंतराण्विक दूरी बहुत कम, अतः द्रवों व ठोसों में विसरण नहीं होता, जबकि गैसों में ये एक प्रमुख गुण होता है विसरण का बच्चों। फिर है द्रवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स। द्रवों का वर्गीकरण उनके कणों के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर करते हैं। इस हिसाब से द्रव 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: आयनिक, धात्विक, संयोजित और सहसंयोजक। फिर आता है अंतर आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। उदासीन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे अंतर आणविक बल कहते हैं। वान डर वाल्स ने गैसों के लिए दाब संशोधन इस आधार पर ही किया था कि अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल रहता है, इसलिए अंतराण्विक बल को वान डर वाल बल भी कहते हैं। इस बल को संसंजन या संबंध बल, कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। वान डर वाल बलों के पक्ष में कुछ प्रमाण। हमने देखा कि अणुओं के मध्य आकर्षण के मद्देनजर ही वान डर वाल ने दाब संशोधन किया। वस्तुतः आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT केवल कम दाब व अधिक ताप पर ही लागू हो सकता है। कोई भी गैस उच्च दाब व कम ताप जब अणुओं के मध्य दूरी कम हो पर आदर्श गैस का व्यवहार नहीं दर्शाती है। इसका कारण यह है कि ऐसी स्थिति में न तो अणुओं का आयतन नगण्य है और न ही इनके मध्य का आकर्षण बल नगण्य है। इसी कारण वान डर वाल्स ने दाब व आयतन संशोधन करके वान डर वाल समीकरण का वास्तविक समीकरण दिया और जिसका मान है P + an² × V - nB = nRT। जूल थॉम्सन प्रभाव अर्थात छोटे छिद्र में से किसी गैस को विसरित करने में ताप कम हो जाता है, क्योंकि गैस के अणुओं की ऊर्जा उनके अंतराण्विक बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है, जिससे उसका ताप कम हो जाता है और गैसों का शीतलन हो जाता है। उत्कृष्ट गैसें जिनकी स्थायी अष्टक नियम होता है में भी विशेष परिस्थितियों में द्रवित हो सकती हैं। यह तभी संभव है यदि गैस के अणुओं के मध्य किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल हो। फिर अपन करेंगे ये जो आंतरिक बल हैं ये कितने टाइप के होते हैं इनकी बात। पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया। ध्रुवीय अणुओं के उदासीन होने के बावजूद भी उन अणुओं में स्थायी द्विध्रुव रहता है और इस प्रकार के अणुओं में मुख्य रूप से वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। अणुओं के इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया को द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों SO2, अमोनिया, HF, HCl, इन सब में डाइपोल है। डाइपोल का मतलब दो पोल, दो ध्रुव, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आदि गैसों में ये मैंने बताया ना आपको, SO2, अमोनिया, HF, HCl, इनमें स्थायी द्विध्रुव रहते हैं और इन गैस के अणुओं में स्थायी द्विध्रुव गुण होने के कारण इनके अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल रहता है। अणुओं के मध्य का आकर्षण बल इन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट पर निर्भर करता है, जिसका जितना अधिक द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसमें उतना ही अधिक द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया होगी और इस प्रकार की अंतरक्रिया के कारण इनके अणुओं में तीव्र आकर्षण बल होता है और ऐसी गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हुए इनके क्वथनांकों के मान उच्च होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था अपना आज का द्रव अवस्था का चैप्टर। अगला अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।